नमस्कार दोस्तों, मैं अभी दिल्ली में हूँ, ठीक संसद भवन के सामने। और मेरे सामने जो शख्सियत हैं बहुत ही जानी-मानी शख्सियत हैं और किसी पहचान की मुहताज नहीं है। रंजीता जी नाम है इनका। पूरा नाम मैडम से मैं जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं ये बता दूँ कि मैडम ना सिर्फ़ एक अच्छी राइटर हैं, बल्कि एक अच्छी जर्नलिस्ट भी रही हैं और शायद आज भी जो है पत्रकारिता करती हैं और सोशल एक्टिविस्ट एकदम से गंभीर हैं और मजबूत सोशल एक्टिविस्ट हैं। बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में भी, और शायद दूसरे स्टेट्स में भी काम करती हैं महिलाओं के लिए। क्या-क्या और इनका वर्क है, इनसे ही जानने की कोशिश करूँगा। मैडम नमस्कार। नमस्कार, बहुत शुक्रिया इस होटल पे मुझे लाने के लिए, इस बातचीत के लिए। मेरा पूरा नाम रंजीता सिंह फलक है। जी। आप मुझे गूगल करेंगे तो इस नाम से जानेंगे। मूलतः सबसे पहले मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, जैसा आपने कहा। हुँ। उसके साथ मैं पत्रकार हूँ, अपने छात्र जीवन से पत्रकारिता मैंने की है और आज भी इसमें मैं सक्रिय हूँ। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आप मुझे लगभग कई सारे चैनल्स पे हमेशा देखते होंगे, अभी भी देखेंगे। और राइटर हूँ मैं, कविताएँ लिखती हूँ और एक मैगज़ीन है कवि कुंभ, उसका संपादन करती हूँ। तो ये मेरे बहुत सारे कार्यक्षेत्र हैं। एंटरप्रेन्योर भी हूँ, महिलाओं को रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए। इंडिया में अभी जो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें स्वदेशी पे जोर देना चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि आज से करीब 20 साल पहले जब इस कंसेप्ट पे ज़्यादा बातें नहीं होती थी, तब भी बिहार के सुदूर लगभग सारी क्षेत्रीय जगहों पे, गाँवों में मैंने ये चीज़ें शुरू की थी कि महिलाएँ जो हैं वो स्वावलंबन में चीज़ें सीखें, ऐसी चीज़ें सीखें बैक टू रूट्स की, कि जिनका हम उत्पादन कर सकें और जिन्हें हम एक अच्छा बाज़ार दे सकें। तो ये सब मेरे कुछ कामों की छोटी बहुत फ़हरिस्त है और रिश्ता है आगे तो आप मैं पूछें। ये जानना चाहूँगा, हुँ। आपने बहुत काम किया है एक्चुअली, मूल रूप से शायद जैसा मैं जान रहा जी, हूँ आप बिहार बिहार से की हूँ। हैं। जी, जी, जी। तो अभी बिहार में एक बदलाव आया है। जी। वो जो तथाकथित सो कॉल्ड नाम थे हुँ, उनको हुँ, हुँ। दरकिनार करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हुँ। नए नाम को मुख्यमंत्री के तौर पे भी और मंत्री पद में भी लाया है, जिनमें एक महिला का नाम बड़े जोर शोर से लिया जा रहा है। उनके पिताजी हालांकि थे, अच्छे चेहरे थे, लेकिन श्रेयसी उनके की बात पिता, कर हाँ, रहे हैं। श्रेयसी जी की बात जी। कर रहा हूँ। हुँ, मैं हुँ, हुँ। मैं श्रेयसी जी का फैन हूँ। जी। तो ये बताइए कि क्या मतलब उन्होंने ऐसा क्या गलती किया जो पुराने चेहरे बड़े मतलब जो है परेशान हैं, और वास्तव में इसका कुछ फ्रूटफुल जो है कुछ मिल रहा है समाज को या नहीं मिल रहा है? देखिए, सत्ता का एक चरित्र है कि जो इसमें एक बार आ जाता है, जो पद पे काबिज़ हो जाता है, वो हुँ, लगभग वहाँ से हटना नहीं चाहता। हुँ, जबकि जब हम विकास के सैद्धांतिकी की बात करें, हुँ, तो किसी भी मॉडल में आप जो इसे अगर देखें कि साइंस के लिहाज से देखें, तो विकास तभी संभव है जब हम कुछ न कुछ फिर से नया करते हैं। हुँ, किसी पुरानी चीज़ को पकड़ के बैठे रहने से हमारा कुछ भी नया विकसित नहीं होता। हुँ, तो श्रेयसी के आने को मैं जस्ट ए लॉ ऑफ साइंस मानती हूँ। और ये पुराने लोग जिन्हें आपत्ति हो रही है या जो किसी भी तरह का विरोध दर्ज कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि आपको मौके दिए गए थे, हुँ, लगातार मौके मिले थे। उस हुँ, समय आपने क्या क्या किया। हुँ, और अभी एक नई लड़की, एक युवा लड़की जो बहुत साफ सुथरे तरीके से, मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ कि महिलाएं जब राजनीति में आती हैं तो हुँ, तरह तरह के आरोप लगते हैं कि उन पक्षपात हुआ है या उन्हें किसी भी तरह की एक प्रिविलेज दी गई है। पर हुँ, मैं सोचती हूँ कि श्रेयसी एक ऐसा चेहरा है जिसकी एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है। उस लड़की ने अपने आप को प्रूव किया है। तो हुँ, एक ऐसे युवा और ऊर्जावान लड़की जब हमारे बीच आ रही है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। हमें दिल खोलकर उससे सहयोग करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए और ये देखना चाहिए, वी शुड वेट एंड वॉच कि हुँ। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर पा रही है, तब आप उस पर बात करेंगे। लेकिन उसे चुना गया और उसी वक्त आपने बवाल खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि ये राजनीति के जो सबसे हल्के तरीके हैं उसमें से एक है। रंजीता जी, आपने श्रेयसी जी की बात तो कही ही, लेकिन देखिए ये सिर्फ इतना ही नहीं है। अभी एक तथाकथित नेता है जो दूध फ्री में बांटते हैं, लेकिन उनका पास्ट जो है 47 से भी होके गुजरा है। एक ऐसा बयान दिया है कि मतलब आपको क्या बताएं, आप समझ गए होंगे। जो श्रेयसी जी और जो अपनी मैथिली ठाकुर हैं, उनको विरोध करना पड़ा। मैं नाम ले ही लेता हूँ। जी, पप्पू यादव जी ने जी, जी, कहा जी। कि जो है 90%, 99%, कभी-कभी वो बोलते ही जाते हैं। ये नहीं कि शर्म आती है उनको। बिस्तर से हो कर के जो है नेता
में नगरी में सफल होती हैं। तो ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, बहुत ही जिसे हम बोले कि दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और इसे देते हुए पप्पू यादव जी ये शायद भूल गए कि वो जिस बात का सामान्यीकरण कर रहे हैं वो चीज़ें उनके घर से भी होके गुजर सकती हैं। उनकी पार्टी की और बाकी वैसी स्त्रियां जिनको उन लोगों ने प्रमोट किया है, ये आरोप सीधा सीधा उन पे भी जाता है। उनकी पत्नी भी सांसद हाँ, रही है। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्हें कहाँ से गुजरना पड़ा था, अगर एक सीधा सवाल किया जाए। ये विरोध सिर्फ श्रेयसी या मैथिली का नहीं है, ये हर एक उस स्त्री का विरोध है जो इस समाज के लिए कुछ कर रही है, जो इस समाज में अपनी की पहचान बना रही है, जो दृढ़ता के साथ खड़ी है। आप उसको तोड़ने का यत्न कर रहे हैं। और अगर ये चीजें आपके दिमाग में है तो इसका मतलब कि ये आपकी पैट्रियार्की है, ये आपका पुरुष सत्तात्मक दिमाग है जो ये सोचता है कि मैं किसी औरत को तभी बढ़ने दूंगा जब वो मेरे बिस्तर से होके गुजरेगी। इसको तो मैं उनका एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रूफिंग का बयान मानती हूँ कि वो स्त्रियों को एक भोग्य वस्तु मतलब वो खुद ही समझते हैं, ऐसा इसीलिए उनके मुंह से क्योंकि निकला। देखिए, जब तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, जो आप नहीं फील करेंगे उसको आप बोलेंगे कैसे? ये दूसरे का वर्जन नहीं हो सकता, ये उनका वर्जन है। तो मैं तो इस चीज से बड़ी चकित हूँ कि उन्होंने अपनी छवि खुद इतनी खराब कैसे कर ली। मतलब आप एक पुरुष हैं और आप ये मान के चल रहे हैं कि जिस भी स्त्री को राजनीति में जगह मिलेगी वो किसी के बिस्तर में जाने से मिलेगी। इससे घटिया तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। नहीं, ऐसी ही बात का जब कोई विरोध करता, आनंद सिंह ने विरोध किया तो वो कहने लग गए कि मेरे व्यक्तिगत पत्नी को बोल दिया, बेटी को बोल तो दिया। आपने अगर एक 99% औरतों को घसीटा, वो भी तो किसी की पत्नी है, बेटी है, बहन है। बोलते वक्त आपने ये नहीं सोचा, आपने तो स्त्रियों को ही उसमें चिन्हित किया ना। तो जिनको भी किया, आपके हिसाब से अगर 99% महिलाएं इसी तरीके से जाती हैं तो आपने समाज के 99% परिवारों को शर्मिंदा होने का मौका दिया है। बीना मानवी जी हैं, उन्होंने जब इसी बात का विरोध किया तो इतना ज़्यादा ट्रोल, गाली गलौज किया गया एक खास समाज के द्वारा। तो क्या मतलब इस तरह से ही बिहार चलेगा, इसी तरह से कोई समाज चलेगा? देखिए, ये दुर्भाग्य है। मैं बिहार की लड़की हूँ, वहाँ की बेटी हूँ, बहुत समय गुजारा है वहाँ। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी भी वहाँ की जो पुरुष सत्ता है उसमें, अब तो मैं 60% ही बोलूँगी, हमारे ज़माने में लगभग 80-90% लोग ऐसे होते थे जो हमेशा औरतों को, लड़कियों को एक रिमोट कंट्रोल की चीज़ समझते थे। वहाँ जो लोग, स्त्रियां जो थी, एक मुखिया, प्रधान, पंचायत, वार्ड में भी उठती थी तो वो पति या परिवार के किसी पुरुष सदस्य के ही जोड़ पर उठती थी। मतलब उनका एक सेल्फ आइडेंटिटी विकसित ही नहीं किया जाता था। तो ये जो एक उनके दिमाग में बना रहा, अच्छा रिजर्वेशंस हुए तो मजबूरी ये हो गई कि महिला सीट है तो महिला को बिठाना है। तो भी वहाँ पुरुष सत्ता ने ये किया कि किसी ऐसी जो एक महिला है, जो बहुत कर्मठ है, काम कर रही है, उसको नहीं लिया, उन्होंने अपने परिवार के ही महिला सदस्यों को बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पहले से हुई हैं। और मुझे लगता है कि बिहार में अभी भी जो हमारे वहाँ के कुछ प्रबुद्ध पुरुष हैं या जो हमारा वहाँ का समाज है जो अब आगे बढ़ रहा है, उसे इस बात के लिए बहुत पुरजोर विरोध करने की ज़रूरत है कि स्त्रियों को उनकी काबिलियत के आधार पर आंका जाए। अगर कोई सीट मिलती है तो प्लीज़ आप उसे सिर्फ इसलिए अपनी पत्नी, बेटी, बहन को ना दे दें कि वो आपके परिवार में सत्ता आ जाएगी। आप उदार हृदय से देखें कि आपके आसपास की औरतों में वो कौन सी औरत है जो समाज की चिंता करती है, जो समाज के साथ खड़ी है, जो समाज को लेकर चल रही है। और पूरी उदारता से आपके पुरुष सत्ता को, मतलब आप पुरुषों को ये सोचना होगा और उन्हें वैसी औरतों को चिन्हित करके आगे लाना होगा। तभी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का समाज बदल रहा है, वहाँ के लोग बदल रहे हैं, स्त्रियों के प्रति जो है उनकी धारणा बदल रही है, सम्मान बढ़ रहा है। जी, ये बताइए कि आपने तो पोल पट्टी खोल दिया पप्पू यादव का, लेकिन एक शक की सुई जो है पप्पू यादव और उनके जैसे लोगों की तरफ घूमती है कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और असेंबली में देने की लगभग पूरी तैयारी कर रखी है, तो और कहा जा रहा है कि 2029 का लोकसभा चुनाव उसी आधार पर होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पप्पू यादव को और उनके जैसे लोगों को डर लग रहा है कि कहीं मेरी ही सीट ये लोग रिजर्व ना
कर दे महिलाओं के लिए, और जो ये बिलबिला रहे हैं। बिल्कुल सही मुद्दे पे आप आए हैं, बहुत सही बात आपने पकड़ी है। सबसे बारीक और महीन बात यही है कि ये जो असुरक्षा है, ये जो बिलबिलाहट है, ये इसी वजह से है कि क्या पता इस आरक्षण के बाद जो सीट महिलाओं को दी जाए उसमें हमारा ही पत्ता कट जाए। बल्कि मैं तो ये भी अनुरोध करना चाहूँगी देश के संसद में कि अगर ये आरक्षण लागू होता है तो उसमें एक मैंडेटरी ये भी किया जाना चाहिए कि महिला सीट होती है तो वहाँ के वर्तमान जो भी सांसद हो, विधायक हो, उनके परिवार की महिला को न दी जाए। और अगर वो नामांकन करे तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि कितने सालों से वो किसी पार्टी से संबंधित है या समाज सेवा से संबंधित है। ऐसे नहीं कि आपने घर से उठा के तुरंत किसी डमी को, एक गुड़िया जैसे किसी को ला के रख दिया और उसकी रिमोट आपके हाथ में है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक इस 33% आरक्षण का लाभ उन औरतों को नहीं मिलेगा जो वाकई में संघर्ष कर रही हैं, जिन्होंने अपने दिन रात का सुकून खोया है, जिन्होंने समाज के लिए दिन रात अपना समय दिया है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और मुझे लगता है कि ये जो बौखलाहट में उन्होंने एक बहुत ही गंदे तरीके की बयानबाजी की है, उसके पीछे उनका ये असुरक्षा भी है। इसका मतलब तो ये हुआ ना रंजीता जी कि जो पप्पू यादव जैसे, ये शरद यादव जैसे, और भी कई हैं, अखिलेश यादव भी हैं, ये सब तेजस्वी भी उसमें है कि भैया अगर ये रिजर्वेशन आता है तो खास समाज की, खास परिवार की महिलाएं आ जाएगी जो मॉडर्न है, और गांव में काम करने वाली जो है हमारे पिछड़े जाति की महिलाएं नहीं आ पाएंगी। तो क्या लग रहा है कि जो है, क्योंकि उनको आरक्षण नहीं है और हालांकि जो है सी समाज को इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लग रहा है उनका जो है ये सही है आशंका? देखिए, उनकी आशंका सही नहीं है। मेरे इस वर्जन का, मेरे इस बोलने का मतलब ये है कि हम जो पुरुष सत्ता से कुछ सीट निकाल के अपनी महिलाओं को देना चाह रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो महिलाएं जो लगातार समाज के बीच रह के समाज के लिए काम कर रही हैं, उन्हें ठीक से चिन्हित किया जाए, उन्हें अवसर दिया जाए। वो चाहे किसी भी बिरादरी से हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए वो सीट न दी जाए कि वो अमुक व्यक्ति की पत्नी, माँ या बहन है। अगर उन्होंने सच में राजनीति में आने योग्य या समाज में अपनी पहचान रखने लायक कोई काम किया है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। अभी देखा गया कि ज्यादातर जो लोकसभा और विधानसभा हैं उसमें पिछड़ी जातियां ही जीत करके आ रही हैं। जब तो सीटें रिजर्व होगी तो उसमें फिर पिछड़ी जाति की महिलाएं जीत करके आएगी, तो इसमें फिर कैसा डर है आप पप्पू यादव जी का या और लोगों का? देखिए, मुझे जो लगता है कि उनका डर तमाम स्त्रियों से है। उनका डर सिर्फ पिछड़ी या अगरी, सवर्ण और दलित स्त्रियों का नहीं है, चूंकि वो अगर आतंकित हैं तो उस पूरी स्त्री समाज से आतंकित है। उन्हें लग रहा है कि इनका वर्चस्व बढ़ेगा, और हमारा जो विरोध है वो इसी बात का है कि आप हमारी उपस्थिति को स्वीकार करने से इतना क्यों परेशान है, आपको क्या दिक्कत है? सालों साल आप लोगों ने लगातार राजनीति की है, महिलाओं ने चुपचाप आपकी राजनीति को देखा है, झेला है, क्योंकि सफरर हमेशा औरतें होती हैं। किसी भी सत्ता में जब भी कुछ अच्छा या बुरा भुगतना होता है तो सिर्फ पुरुष समुदाय नहीं भुगतता है, उससे ज़्यादा वो स्त्रियां उस चीज़ को भुगतती हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब हमारी भागीदारी बढ़ने की बात है तो आप लोग बिल्कुल शांत चित्त होकर एक प्रबुद्ध पुरुष की तरह क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं? आप हमें मौका दिए जाने से इतना क्यों बौखला रहे हैं? तो अब मैं इस इंटरव्यू को एक अंतिम सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा कि जो देखा गया इस बार मंत्रिमंडल में, पहले से तो लेसी सिंह थी ही, अब देखा ये गया है कि गुप्ता जी हैं शिवहर से, उनको भी मंत्री बनाया गया है। श्रेयसी सिंह को तो बड़ा प्रभार दिया गया, मुख्यमंत्री के लिए नाम भी चलाया गया है ना। हालांकि हमें अच्छा ही मुख्यमंत्री मिला है। दोनों भाई बहन की तरह काम कर रहे हैं, दोनों की मुस्कुराहट देखने लायक होती है जब एक साथ होते हैं। और इसके अलावा शीला मंडल जी हैं, और भी लोग हैं, रमा निषाद जी हैं। तो अब क्या लग रहा है कि जो महिलाओं पर जो अत्याचार होता था पहले, वो चीज़ें अब कम हो जाएगी? कितने दिन तक का समय सरकार को दिया जाए कि नहीं अब जो अच्छा हुआ है तो अच्छा ही होगा?
मुझे लगता है कि किसी व्यवस्था को ठीक ठाक सुधरने में और उसे कार्यान्वित होने में कम से कम 1-1.5 साल का समय तो लगना चाहिए। और ये जो महिला भागीदारी बढ़ी है, ये जो नए चेहरे आए हैं हमारे बीच, मुझे लगता है कि उससे बहुत सारे सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। जैसे कि उद्योग भी दिया गया है इस वर्ष श्रेयसी को। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि महिलाओं के स्वावलंबन के लिए जो चीज़ें हैं, क्योंकि बिहार में अभी भी जो है 60% महिलाएं, आप बोलेंगे कि घरेलू महिलाएं हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो घर में रह के भी जो एक रोजगार और स्वावलंबन है, वैसी चीज़ों को बढ़ावा देना, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना। यहाँ से मेरी अपील है, श्रेयसी इस इंटरव्यू को कभी सुने और इन चीज़ों को वो बढ़ाने में हमारी मदद करे, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा चेहरा है जिसको लेकर हम उन्हें एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं, बहुत सारी महिलाएं इस उम्मीद में बैठी हैं कि उनके आने से महिला रोजगार को बल मिलेगा। और सिर्फ महिला रोजगार ही नहीं, अन्य समस्याएं भी हैं। जिस तरह से मुखरता से उन्होंने मैथिली ने विरोध किया, पप्पू यादव जी के इस कमेंट का विरोध किया, उस तरह से बाकी सब चीज़ों में भी हमारी जो महिला नेत्रियां हैं वो आगे बढ़ेंगी और वो पूरी तरह अपनी भूमिका निभाएंगी और बहुत सशक्त रूप में वो हमें दिखाई देंगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।